Hello, good evening students. Today we are going start with a new topic and topic name is glycolysis cycle. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ने से पूर्व ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे वो अवायवीय श्वसन हो, दोनों श्वसन के लिए एक कॉमन स्टेप या कॉमन पथ होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में चेंज हो जाता है। यानी कि एक 6 कार्बन कंपाउंड जो कि ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड वाले पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन O2, ये O2 पर या ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता है और इसमें CO2 का विमोचन नहीं होता है। इसमें ऐसी बहुत सारी जैव रासायनिक पद होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे इसमें टोटल स्टेप्स जो होते हैं ना, टोटल स्टेप्स होते हैं 10। इन 10 स्टेप में से पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और एक होता है 10वां स्टेप, यानी कि लास्ट वाला स्टेप। ये तीनों स्टेप जो होते हैं इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं, जबकि बाकी स्टेप रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय होते हैं। वहीं अगर हम इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का अध्ययन करें तो एकमात्र ऐसा स्टेप 5वां स्टेप है जिसमें कोई एंजाइम प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए इस पद को नॉन एंजाइमेटिक स्टेप भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितने ATP शुद्ध ATP प्राप्त होते हैं, तो 2 ATP शुद्ध प्राप्त होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और टोटल गेन ऑफ ATP यानी कि कुल ATP 8 ATP प्राप्त होते हैं और एक NADH2 अणु का निर्माण होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के निर्माण तक की बात। सबसे पहले हम ग्लूकोज का एक अणु लेते हैं जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये ग्लूकोज इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक ATP अणु का निर्माण करता है और ये ATP यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब ATP इस ADP में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक ATP खर्च हो जाएगा और ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है तो बाहर कौन निकलेगा? फॉस्फेट। ठीक है, ये होगी फर्स्ट स्टेप। जब ये फॉस्फेट बाहर निकलेगा तो ये ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद जो पोजीशन है वो क्या बनेगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्लूकोज के 6 कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एक और नाम से जाना जाता है, रॉबिन्सन एस्टर भी इसको कहा जाता है। ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड वाला यौगिक है। वहीं बात करें दूसरी स्टेप, मैंने आपको बताया था दूसरी स्टेप क्या होगी? रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय होगी। ये दूसरी स्टेप में फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में समावयवीकरण होगा, यानी कि आइसोमेरालाइजेशन होगा और ये बदल जाएगा इसी के समावयवी या आइसोमर में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जिसे बोलेंगे न्यूबर्ग्स एस्टर। इसको क्या बोलेंगे? न्यूबर्ग्स एस्टर। बात करें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि न्यूबर्ग्स एस्टर भी इसको कहा जाता है, ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहली स्टेप की बात ही इसमें एक ATP अणु का निर्माण होगा और ये एक ATP Mg+2 या मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ATP इसमें भी खर्च हो जाएगा। एक ATP पहली स्टेप में खर्च हो रहा है, एक ATP तीसरी स्टेप में खर्च हो रहा है। टोटल ATP कितने खर्च हुए? 2 ATP। ठीक है, तीसरी स्टेप कंप्लीट। फिर इसमें ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पहले नंबर के कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। जब फॉस्फेट पहले नंबर के कार्बन से जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट की 2 पोजीशन हो गई, 1 नंबर कार्बन पर और 6 नंबर कार्बन पर। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद अगली स्टेप के बारे में बात करें तो
अगली स्टेप में होगा विदलन एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। विदलन का मतलब ही तोड़ना होता है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड 2 प्रोडक्ट बनाएगा और प्रत्येक प्रोडक्ट जो होगा 3 कार्बन कंपाउंड होगा, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होगा। तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विदलन करके एक प्रोडक्ट तो बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और एक बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ एक एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, इस फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में चूँकि ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इस फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस से ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी इस 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड की कितने अणु हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 5वीं स्टेप जो कि रिवर्सिबल होगी और नॉन एंजाइमेटिक स्टेप होगी, यानी कि इसमें कोई एंजाइम प्रयुक्त नहीं होगा, लेकिन फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक एसिड 2H3PO4 यानी H3PO के प्रेजेंस में इसके 2 अणु लेंगे। 2 अणु क्यों लेंगे, क्योंकि ये भी 2 मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट समूह बाहर निकलेगा और इस 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 1 नंबर कार्बन से जुड़ जाएगा। 1 नंबर कार्बन से जुड़ जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट स्टेप, सिक्स स्टेप जो कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेसिस होगा। डिहाइड्रोजिनेसिस का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो उनको गेन कौन करेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD उन हाइड्रोजन को गेन करके 2NADH2 का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गई अपनी 6th स्टेप। तो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। बात करें नेक्स्ट स्टेप जो कि फॉस्फोग्लिसरेज ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम या काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये इसके 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 ADP किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 ATP, यानी 2 ATP यहाँ निर्मित हो जाएंगे। जब ये ADP इस ATP में कन्वर्ट होंगे यानी कि एक फॉस्फेट समूह बाहर निकल जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यानी 1 नंबर कार्बन से फॉस्फेट समूह हट जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बात करें नेक्स्ट स्टेप, 8th स्टेप जो कि फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ समावयवीकरण होगा और समावयवीकरण होकर इसी का समावयवी 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। आगे बात करें 9th स्टेप, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ डिहाइड्रेशन होगा तो H2O का रिमूवल होगा। H2O का रिमूवल होकर ये जो प्रोडक्ट बनाएगा इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। वहीं बात करें लास्ट स्टेप 10th स्टेप जो कि पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADP 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 ATP निर्मित होंगे तो एक फॉस्फेट समूह यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 2 नंबर का जो फॉस्फेट समूह है वो बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल है। इस प्रकार हम ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु का फॉर्मेशन करते हैं और वो एक 6 कार्बन कंपाउंड वाला यौगिक था और एक 3 कार्बन कंपाउंड वाला यौगिक है। इस प्रकार हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पूरा होता है। अब इसमें हम काउंट करें ATP, तो देखिए एक तो फर्स्ट स्टेप में ATP खर्च होता है, एक ATP, एक तीसरी स्टेप में एक ATP खर्च होता है, इनकी टोटल ATP कितने खर्च होते हैं, 2 ATP। अगर हम बात करें कि टोटल शुद्ध ATP कितने प्राप्त होते हैं, तो टोटल शुद्ध ATP 2 और 2 4 ATP तो ये निर्मित हो गए। 4 में से ये 2 ATP फर्स्ट और तीसरी स्टेप में खर्च हो गई। फर्स्ट और तीसरी स्टेप में क्या हो गई, खर्च हो गई, तो 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 2 ATP हमें शुद्ध प्राप्त होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल गेन ऑफ ATP कितने हैं, तो 4 तो ये स्पष्ट दिख रहे हैं और 2 NADH2 का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखना, एक NADH2 का मतलब होता है 3 ATP,
तो 2 NADH2 का मतलब क्या होगा 6 ATP। लेकिन NADH2 से ATP का फॉर्मेशन तब होता है जब ये ETS साइकिल में एंटर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 6 ATP, 6 और 4 ये बने 10 ATP, 10 में से 2 खर्च हो गए, बचे कितने 8, यानी कि टोटल गेन ऑफ ATP कितने हो गए 8 ATP। और 2 मॉलिक्यूल NADH2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस।